कर लो 10 एम्पियर। 10 ठीक है। आंसर में बेटा ये अपना वैल्यू में ही गलत है, ये 1 एम्पियर है। सॉरी 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 सॉरी, तभी आंसर गलत हो गया अपना। 10 - 1 करो बेटा, इसको 1 एम्पियर करो। सॉरी, इसके लिए पॉइंट हटाओ। ये 1 एम्पियर है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। 10 - 1 बटा IGN 1, 10 में से 1 गया तो 9/1। ओके, मैंने कहा इतना तामझाम कैसे हो गया भाई, इतना टफ क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, तो अपनी वैल्यू में गड़बड़ होगी। सॉरी बेटा इसके लिए, सॉरी 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 बेटा, ठीक है। है ना, थोड़ी सी एरर कर दी टाइपिंग में ना, .1 लग गया गलती से बाय मिस्टेक, क्योंकि वो ऐसा करते टक 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 टक, है ना। तो पता नहीं कौन सा बटन कब दब जाए, गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, पेपर रिव्यू के लिए बेटा ये स्लाइड हमने लगा रखी है। बेटा अपना फर्ज जरूर निभाना, पेपर के बाद में रिव्यूज में जितने भी आपको क्वेश्चन याद रहते हैं वो हेल्पलाइन नंबर पे आप जरूर भेजें, है ना। हेल्पलाइन नंबर पे भेज दें, बाकी नंबर भेजना चाहो वॉइस मैसेज भेजना, ताकि आपका भी टाइम बचे और जो जो सवाल आप कहना चाहते हो वो वॉइस में इजीली आ जाता है ना। कई बार बच्चा क्वेश्चन नहीं भेज पाता तो क्या कहता, सर पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है और मैं बहुत खुश हूँ, सवाल मुझे याद नहीं आ रहे, खुश इतना हूँ, बस पेपर नहीं बता पा रहा हूँ इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी खुशी बताना था इसलिए मैंने वॉइस मैसेज भेज दिया। ऐसे बच्चा लिख के भेजता है। तो बेटा क्वेश्चन भी भेजे, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, गजब। यूनिट एंड डायमेंशन से खतरनाक सवाल स्किप किया है अपने, यहाँ से उठाया है। देखो इसमें वी नोट और अल्फा की वीमा आपको निकालनी है, वी नोट और अल्फा की वीमा आपको निकालनी है। अल्फा ग्रेटर देन 0 है, वी नोट एक कांस्टेंट है, अल्फा अल्फा की वीमा। चलो पहले अल्फा की निकाल लेते हैं। अल्फा की वीमा क्या है बेटा, देखो समझो बेटा, कोई भी अपन वैल्यू लिखते हैं जैसे x की घात 4, तो ये जो घात होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है घात। जैसे यहाँ पे c की घात अल्फा टी है, तो ये अल्फा टी के बराबर कोई क्या आएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वीमा क्या होती है, हमेशा 0। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहती है, वी में समांगता का सिद्धांत। तो ये घात है अल्फा टी, तो अल्फा टी के माइनस का मतलब नहीं है ना, इसमें कोई सेंस नहीं है, तो बराबर कांस्टेंट। तो आपको अल्फा की चाहिए तो टी का भाग लगेगा, और टी ऊपर आएगा तो क्या होगा बताओ, टी ऊपर आएगा तो क्या होगा, टी की पावर -1, टी की पावर ये एल, पहले अल्फा पूछा है ना, अरे पहले वी नोट पूछा, अल्फा तो बाद में है। टी की पावर -1 ये सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, 2 बचे हैं अपने पास। अच्छा आप निकाल लो वी नोट। अच्छा बेटा एक बार इसको पूरे पद को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये पूरा पद बन जाएगा 1, तो हमें तो वही चाहिए, और वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो x बराबर वी नोट बटा अल्फा। आपको वी नोट का चाहिए तो x अल्फा। x क्या है मुझे बताओ आप, x क्या है, x क्या है, कुछ दिया है। x से कण की समय t पर स्थित स्थिति, स्थिति मतलब विस्थापन, पोजीशन यानी दूरी, तो x की विमा L1, और अल्फा की विमा क्या आई थी भी, अल्फा की विमा आई है t-1, t-1, तो ये हो गया वी नोट L1 t-1, L1 t-1, L1 t-1, गलत, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, 2 कॉन्सेप्ट है, एक वी नोट का एक अल्फा का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपको इसको सॉल्व करना है, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, बड़ा अच्छा सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण ए छोटा है, प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता के लिए सही स्टेटमेंट, सही कथन है कि विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता किस पे डिपेंड करती है, विक्षेपण का मतलब बिखेरना, फैलाना, विक्षेपण का मतलब होता है कलर। जैसे प्रिज्म पे श्वेत प्रकाश डालते हैं, वो 7 रंगों में उसको बांटता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रिज्म का पदार्थ कैसा है। याद रखना बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि उस प्रिज्म का पदार्थ कैसा है, इस बात पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन का भाग दे दो, हाँ बिल्कुल। जब अपन कोई क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे ए आ गया, बी आ गया, है ना, सी आ गया, डी आ गया, तो अपने को क्या होता है कि जैसे अपने को आंसर 3 चाहिए, तो जैसे इसमें आपका जैसे इसमें आपका 6 आ गया और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अपन क्या करते हैं पहले और दूसरे का भाग लगा देते हैं, 6/2, तो अपन आंसर 3 आ जाता है। वो फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेशन वगैरह वो सब टाइम पास के लिए होता है, ऐसे ऑप्शन का भाग लगा के आंसर आ जाएगा अपना, क्योंकि अपने को पता रहता है कि आंसर क्या आना है।
तो अपन ऑप्शन को डिवाइड वगैरह करके गुणा भाग करके अपना आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन का भाग भी लगा लेंगे, बहुत इजीली आंसर भी आ जाएगा। टैलेंट बहुत है बच्चे में। एक घन के अंदर ई परिमाण के आवेश के 8 डाइपोल, अरे भाई 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 साहब, घन के अंदर 8 डाइपोल रख दिया तुमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। अब डाइपोल रखा, डाइपोल का मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर। तो भैया बताओ, फ्लक्स का मतलब होता है सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अब जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, तो 0 बटा एप्सिलॉन नोट। तो बताओ फ्लक्स कितना हुआ? फ्लक्स हो गया आपका 0। तो फ्लक्स आपका क्या हो गया? 0, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगला सवाल, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवर्ती निर्भर नहीं करती है। कोणीय आवर्ती साइक्लोट्रॉन में, अच्छा फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हो। ओके 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 ओके। देखो बेटा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई। अब कोई बच्चा मेरे से भिड़ जाएगा, हाँ गुरुजी टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताए हो। गलती नहीं, गलती नहीं, टी बराबर 2 पाई एम बटा क्यू बी। तो मैंने कहा ये तो टी है। अच्छा फ्रिक्वेंसी क्यू बी बटा 2 पाई एम। अरे गुरुजी ये फ्रिक्वेंसी है। अरे यार समझा तो यार। अच्छा ये बता, चलो ओमेगा बराबर क्या होता है, क्योंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी चाहिए ना तेरे को। 2 पाई एन। अच्छा ओमेगा बराबर 2 पाई, चल एन का वैल्यू रख, क्यू बी बटा 2 पाई एम। ये ले 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्यू बी बटा एम आ गया। किस पर डिपेंड नहीं करता? क्यू बी बटा एम मास पे करता है, चाल पे नहीं करेगा। क्यू आवेश पे करेगा, बी चुंबकीय क्षेत्र पे करेगा, चुंबकीय क्षेत्र है ना इसमें। तो किस पे नहीं करेगा? चाल पे नहीं करेगा, स्पीड पे नहीं करेगा। बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पहली बार कमर में दर्द हो रहा है भाई। क्लासे तो 3 3 घंटे लेते हुए आज पूरा सप्ताह हो गया, पहली बार बैक पेन हो रहा है। क्या समस्या? किसी पिंड पे 250 न्यूटन का बल आरोपित करने पर उसे 125 केजी मीटर पर सेकंड के संवेग प्राप्त करते हैं, तो पिंड पे कितने समय में बल कार्य करता है? देखो बेटा, मोमेंटम चेंज का सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपको पता है। तो बेटा जैसे मैंने कहा एफ बराबर डेल पी बटा डेल टी, यही है। तो बेटा डेल पी बराबर क्या होगा? एफ डेल टी, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है, या बल पिंड पर कितने समय तक बल, अरे समय निकालना है बाबू। चलो चेंज इन मोमेंटम कितना है? संवेग 125, एफ कितना है? 250 न्यूटन। टाइम आपको निकालना है, तो इसका भाग लगा दो, 125 बटा 250, तो ये तो 1/2 सेकेंड आ गया, यानी 0.5 सेकेंड। ऑप्शन ए। बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई, है ना। बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई बेटा, बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हमें 1 केजी भार से अधिक शक्कर प्राप्त होगी। कहाँ खरीदोगे, कहाँ बेचोगे? दुकान लगानी है ना अपने को, तो है। बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, है। देखो मैं समझाता हूँ, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, रट्टा मत मारना इसको। यहाँ पर बेटा जी कम होता है और यहाँ पे जी ज्यादा होता है। अगर जी ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा। तो अपन जब 1 किलो चीनी लेंगे तो थोड़ी सी चीनी में वेट ज्यादा हो गया, तो अपने को चीनी कम मिलेगी। तो अपन यहाँ पे खरीदेंगे तो घाटा होगा, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए, ताकि थोड़ी सी चीनी तोली और 1 किलो होगी, लो भाई 1 किलो चीनी, तो बेचने में फायदा। अच्छा खरीदेंगे कहाँ पे? इक्वेटर पे खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे जी कम है। तो 1 किलो चीनी करने के लिए बहुत सारी चीनी उसमें डालनी पड़ेगी, तब जाके वो 1 किलो चीनी होगी। तो यहाँ पे खरीदना चाहिए अपने को, तो यहाँ पे खरीदने में फायदा है, यहाँ पे बेचने में फायदा है। तो आपको 1 केजी भार में अधिक शक्कर प्राप्त करनी है, प्राप्त करनी है मतलब खरीदना है। तो कहाँ खरीदें बेटा? इक्वेटर पे खरीदें, फायदे का सौदा रहेगा। इक्वेटर पे खरीदें। अब कोई बच्चा देखो मेरे से भिड़ जाएगा अभी, बोला गुरुजी एक काम कर लो। क्या? बोला देखो जी मैं तो सैटेलाइट में जाके खरीदूंगा। मैंने कहा सैटेलाइट में जाके खरीदेगा? बोला हाँ। मैंने कहा क्यों भाई? बोला गुरुजी मैं कहूंगा 1 किलो शक्कर देना सैटेलाइट में जाके, वो कभी 1 किलो शक्कर तोल ही नहीं पाएंगे। बोला क्यों? क्योंकि वो शक्कर डालते जाएंगे डालते जाएंगे, वेट तो 0 है, शक्कर का 1 किलो वेट होगा ही नहीं।
मैं पूरी शक्कर ले आऊंगा और कहूंगा जी 1 किलो शक्कर दी नहीं आपने, पैसे किस बात की, क्योंकि सैटेलाइट में आपका वेट 0, 1 किलो शक्कर तोल ही नहीं पाएंगे और वो डालते जाएंगे 1 किलो वेट होगा ही नहीं, मैं पूरी शक्कर लेके टाटा बाय बाय हो जाऊंगा सैटेलाइट में, है कि नहीं है। टेबल किसका है, टेबल किसका है, ट्रुथ टेबल किसका है। देखो बेटा इसको ऐसे बना लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए बी और ये आपका सी है। तो देखो बेटा ए बी और सी को मैं एक बार बना के बताता हूँ। ए कितना है 0, बी कितना है 0, ए कितना है 0, बी कितना है 1, ए कितना है 1 0 1 0 और लास्ट में कितना ए और बी 1 1। अच्छा अब देखो बेटा सी कैसे बनता है। अगर ये सी कितना, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, 1 1 1 1 1 1 1 और 1। बेटा देखो अगर ये जुड़ता है तो 0 + 0 यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो ये तो 1 हो गया। तो हो सकता है 0 का उल्टा 1 हो गया हो, पहले जोड़ दिया 0 + 0 0, 0 का उल्टा 1। अब कैसे, देखो मैं इसको भी समझा देता हूं। ये कौन सा गेट है बेटा, ये कौन सा गेट है, और गेट। तो इसमें मैंने कहा कि 0 + 0, ये 0 + 0 यहां पे 0 आ गया, लेकिन उसके आगे अगर मैंने नोट गेट लगा दिया तो यहां पे आया 0 और नोट गेट उसका उल्टा करता है, 0 का उल्टा 1 1 हो गया। तो ये और नोट मिलके क्या बन गया बेटा, बताओ कौन सा गेट बन गया, नोर। लेकिन आगे तो चेक करो, 0 + 1 1, 1 का उल्टा 0। अरे भाई ये तो नहीं है, ना 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 ना। देखो 1 यहां पे 0 और यहां पे 1 डाला तो 0 + 1 यानी 1। अब 1 का उल्टा यहां पे 0 आना चाहिए था, 0 तो आया ही नहीं। हाँ रुको 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 रुको, 0 × 0 0, गुणा वाला लगाओ। गुणा वाले में किसमें, गुणा किसमें आता है बेटा, एंड गेट में। तो 0 × 0 यहां पे आएगा 0, फिर 0 का उल्टा आगे नोट गेट लगा दे तो 1 हो जाएगा। ये बात सही है। ये एंड गेट है, ये नोट गेट है, तो ये क्या बना देगा, नेंड गेट बना देगा। अच्छा दूसरा ऑप्शन चेक करो, 0 × 1 यानी 0 और 0 का उल्टा 1। अरे यही बैठेगा, 1 × 0 0 का उल्टा 1, 1 × 1 और 1 का उल्टा 0। ये है नेंड गेट। ये कौन सा गेट है, नेंड गेट है, नंद गेट है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस तरीके से टेबल को पहचानना आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विराम में स्थित 15 केजी की किसी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु की गति के पहले सेकंड के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। वर्क डन आपको निकालना है, पहले सेकंड के दौरान किया गया कार्य का वर्क डन। कार्य बराबर होता है बेटा, ये सवाल नहीं है, मैं कुछ लिखूं पहले, चलो मैं लिख देता हूं, तुम भी एक बार हाथ पैर मार लो ताकि तुम्हें खुद को भी पता चल जाए कि वास्तव में क्या सवाल है। बी, अरे तुक्का मत लगा यार, सवाल है मजाक नहीं है तुक्का मत लगा, सवाल है मजाक नहीं है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और विस्थापन होता है पहले सेकंड में, विराम से स्टार्ट हुआ है तो बेटा S बराबर UT प्लस का 1/2 AT²। विराम से स्टार्ट होता तो ये 0 हो जाता है, केवल ये बचता है, ये तो आपका 0 हो गया। तो बेटा विस्थापन की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1/2 AT²। आपके पास F है, आपके पास A नहीं है, A को अपन चेंज नहीं ज्यादा है, हाँ लगभग 55 10 तक है ना। तो ये आपका हो गया, यहां पे देखो F इंटू 1/A² अब इसमें अपने पास F रख दिया आपने 1/2। A क्या होता है, A एक्सेलरेशन देखो एक बार अपने पास है क्या, एक्सेलरेशन देखो एक बार अपने पास है क्या, नहीं। क्या करें, F बराबर क्या होता है ma, तो अगर A अपने पास नहीं है तो F है, हाँ जी, M है, हाँ जी। अरे भाई ये था जहर। तो 1/A का वैल्यू F/m इंटू टी है अपने पास, चेक करो सवाल को पढ़ो, टी कितना दिया है, टी चेक करो। 15 केजी किसी वस्तु पे 5 न्यूटन बल लगाए, वस्तु की गति के पहले सेकंड, टी का वैल्यू 1 हो गया, तो टी भी अपने पास है। अब वैल्यू रख दो, F का वैल्यू
5 न्यूटन, 1/2, एफ का वैल्यू 5 न्यूटन, मास आपका 15 kg, टी का वैल्यू 1 सेकेंड, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, कोई बात नहीं है ना। 5×3 = 15, तो ये हो जाएगा W बराबर 5/6, W बराबर 5/6, 5/6। अरे वाह, मैंने कहा था ना, सवाल को मजाक मत समझना, ये सवाल का मेकअप है ना भाई, ये मेकअप ऐसा है। वो एक गाना चलता है ना, वो हरियाणवी गाना, कौन सा गाना, वो मुझे उसके लिरिक्स याद नहीं है, बस इतना उसका टाइटल याद है, कल्लो, मेकअप उतरियो निकली कल्लो, ऐसा कुछ करके था यार, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, वो वाली बात है ना। तो भाई साहब ये सवाल तो पूरा कल्लो निकला। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, पहला मेकअप ये वाला वैल्यू, दूसरा मेकअप एक को चेंज करना और फिर वैल्यू रख के सॉल्व करना, तो 2-3 मेकअप एक साथ आपको मिल गए, है ना। आई थी सिंगल हाथी रे अच्छा ऐसा है क्या वो, ओके ओके, हाँ सुनने में कुछ ऐसा ही आता है ना। एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इनके यूज, क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने में, कैंसर उपचार में, हड्डियों की फोटोग्राफी लेने में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सरा करना। तो ऑप्शन डी आपका, डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। सारे आंसर सारे के सारे सही है, एक्स किरणों के यूज, इसीलिए मैंने डी लेके आया हूँ, सारे ऑप्शन सही लेके आया हूँ, ताकि आपको ये ऑप्शन भी याद हो जाए, इन इन में इसका यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए उपयोग भी आपके याद हो जाएंगे। किसी उष्मागतिकीय निकाय की अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, किसी उष्मागतिकीय निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करेंगे। देखो बेटा अवस्था दाब से भी आती है, आयतन से भी आती है, ताप दाब और आयतन से भी आती है, तो तीनों इसमें आ गए, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर कर देंगे, है ना। मोलों की संख्या का कोई लेना देना इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्न गैस अथवा निदान से मायोपिया, देखो बेटा मायोपिया का मतलब है, एक मायोपिया एक हाइपरमेट्रोपिया, एक निकट दृष्टि दोष एक दूर दृष्टि दोष। तो मायोपिया मतलब हो गया निकट, नाम बड़ा है तो लेंस भी बड़ा होगा, अवतल, कॉनकेव, कॉनकेव, अवतल, कॉनकेव, है ना। ये दोष निवारण के जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये जो आई डिफेक्ट है इसके बड़े अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं दोष निवारण के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला सवाल, नियत वर्ण जिससे नीचे उतरती लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल है, ध्यान देखना, नियत त्वरण जिसे, नियत त्वरण जिसे, सोचो दिमाग लगाओ एक बार, कॉमन सेंस यूज करना बेटा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इस सवाल को दूसरी लैंग्वेज में बोलता तो तुम तुरंत समझ जाते, लेकिन यहां पे आपको ये नियत शब्द दे दिया, फिर त्वरण दे दिया, फिर जी, तो वो शायद कंफ्यूज करवा लेगा आपको। लेकिन मैं इसको अगर ऐसे बोलूं कि भाई ये फ्री फॉल है, क्योंकि इसमें ए बराबर क्या है, जी है, और अगर ए बराबर जी है तो टी बराबर 2π√L बटा ए माइनस जी, जब नीचे आती है तो माइनस होता है, और ए ही जी है तो जी माइनस जी यानी ये तो जीरो, तो बेटा टी तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट का मतलब आंसर क्या है आपका, डी राइट आंसर है। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोई ध्रुवक निम्न कार्य करता है, ध्रुवक और विश्लेषक ये किस में आता है बेटा, ध्रुवक और विश्लेषक किस में आते हैं, दो पोलेराइड में, ध्रुवक और विश्लेषक किस में आते हैं, पोलेराइड में। पोलेराइड क्या करता है, जो सभी दिशाओं में कंपन करते हुए पार्टिकल हैं प्रकाश के, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड करता है, ध्रुवित करता है, तो ये प्रकाश की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो देखो प्रकाश की तीव्रता को कम करता है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है, अच्छी बात है, लेकिन उत्पन्न करता है ये गलत बात है? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाता है, अध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं, उत्पन्न थोड़ी कर रहा है, तीव्रता कम कर रहा है और फिर ध्रुवित कर रहा है,
बी ऑप्शन में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि डाउट लगे कि सर बी ऑप्शन है, ये उत्पन्न कर रहा है ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता भी तो कम कर रहा है, ध्रुवित प्रकाश भी उत्पन्न कर रहा है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं क्या? लेकिन उत्पन्न करना तो भाई प्रकाश आएगा उसको पोलराइज्ड बना रहा है, तो ध्रुवित करना मतलब उत्पन्न करना अपने यूज कर सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता भी कम है। अच्छा बेटा ऐसे ही सोचो एक बार, बेटा ये प्रकाश की तीव्रता को कम करना ही क्या है? देखो मैं इस सवाल का एक ऑप्शन पे पहुंचता हूं थोड़ा सा। ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आने वाली प्रकाश की तीव्रता को कम करना पोलराइजेशन होता है, करेक्ट? ऐसे ही बोलेंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम एक ही जगह अगर बी ऑप्शन लगा तो बी ज्यादा सही हो जाए? क्यों? क्योंकि ध्रुवित करना मतलब प्रकाश की तीव्रता कम करना ही हुआ। सोचो एक बार, दिमाग लगाओ भाई, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना मतलब तीव्रता कम करना ही हुआ। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि भाई प्रकाश की तीव्रता को कम करना मतलब पोलराइजेशन करना, करेक्ट? तो अगर अपन बी लगाते हैं तो क्या एक का काम भी हो गया उसमें? क्योंकि ध्रुवित करना मतलब प्रकाश की तीव्रता करना, कम करना। लेकिन उल्टा सोचो, क्या प्रकाश की तीव्रता कम करना दूरी है कि पोलराइजेशन हो? सोचो, तीव्रता कम कर रहे हैं इसका मतलब पोलराइजेशन हो रहा है, ये जरूरी थोड़ी है। तीव्रता कम तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ज्यादा सही कौन सा आंसर होना चाहिए? एक बार सोचो, बी सही होना चाहिए इसका ज्यादा, क्योंकि बी में पहले का आंसर भी आ जाता है। तो ज्यादा आंसर सही कौन सा होना चाहिए? इसका बी सही होना चाहिए। बाकी और एक बार इसको चेक कर लेंगे अपन, ठीक है? ठीक है, अगला सवाल। एक सॉरी, ये गला जवाब दे जाता है, बीच बीच में फट जाता है माइक इसका। एक विद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की धनात्मक दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कोण बनाएगी। बेटा देखो, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस का पीई कॉस थीटा। अब देखो, अगर थीटा बराबर 0 होता है तो यू बराबर होगा माइनस का पी। अगर थीटा बराबर 90 होता है तो यू बराबर 0। अगर थीटा बराबर 180 होता है तो माइनस 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 प्लस। अब आप बताओ मुझे, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कब आएगी? न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा आएगी जब थीटा बराबर 0 होगा तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होने के लिए उसके द्विध्रुव धनात्मक क्षेत्र की दिशा के साथ कोण बताना है, कोण बताना है। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के लिए कोण आपका आएगा 0। कोण आएगा आपका 0, सी ऑप्शन। कोण 0 होगा तभी माइनस का वैल्यू आएगा, और माइनस का वैल्यू आएगा तभी वो न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विभव मापी की सुग्राहिता का मान बढ़ाया जाता है। विभव मापी की सुग्राहिता, आपको पता है विभव मापी के तार की लंबाई कितनी होती है बेटा? 10 मीटर। अच्छा, इसका तार किसका बना होता है? मैग्नीन या कांस्टेंटन? मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। इसकी तार की लंबाई कितनी होती है बेटा? 10 मीटर। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसकी विभव प्रवणता उतनी कम होगी, और विभव प्रवणता जितनी कम होगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सुग्राहिता हमें बढ़ानी है तो हमें लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए हम इसकी तार की लंबाई कितनी रखते हैं बेटा? 10 मीटर रखते हैं। तार की लंबाई कितनी रखते हैं बेटा? 10 मीटर। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, बच्चा ये भी लिखा हुआ किसका बन रहा है? बहुत बढ़िया, कमेंट कर रहे हो, अच्छा लगा। अगला सवाल, नेक्स्ट। सरल लोलक द्वारा, ये लालक नहीं है लोलक है, सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के मापन में एक विद्यार्थी लोलक की लंबाई की धनात्मक त्रुटि 1% और आवर्तकाल के मान में 3% की कमी करता है। तो सूत्र द्वारा जी में प्रतिशत त्रुटि, देखो बेटा सूत्र देखो, और जी में एरर डायरेक्ट निकालो, डेल जी बटा जी इंटू 100। देखो अपने को बाकी से मतलब नहीं, अपने को इन दो से मतलब है। एल में एरर डेल एल बटा एल इंटू 100, प्लस टी में एरर टी स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, डेल टी बटा टी इंटू 100, इस तरीके से। तो देखो बेटा, डेल एल बटा एल इंटू 100, लंबाई में एरर कितना है बेटा? 1%। अच्छा,
टाइम पीरियड में एरर कितना है 3%, तो 3 दूनी 6 और 1 7%। 7% एरर कहाँ पे आ रहा है बेटा, सी ऑप्शन में आ रहा है, सी 7%। जल्दी करो बेटा, स्पीड अप, फास्ट, वेरी गुड। लाइक बटन पे बेटा प्रेजेंट लगाते रहना, भूल मत जाना। ओके चलो शाबाश। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिवता उन परमाणुओं में पाई जाती है जिनमें नाभिक में संख्या, बेटा जो स्थायी नाभिक होते हैं उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात लगभग क्या होता है 1। जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, जैसे यूरेनियम 235 है, इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, जैसे ये क्या है अनस्टेबल है, अस्थायी है। तो जिसमें रेडियो एक्टिवता पाई जाती है मतलब अनस्टेबल है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, अधिक होती है। उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, अधिक, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा वो तांडव करेंगे वहां पे, उतना ही ज्यादा वहां पे खलबली मचाएंगे न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, एक समान प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व 2.3 10⁻⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब है। प्लेटों के मध्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान होगा। देखो बेटा, ऊर्जा घनत्व आपको दे दिया गया है जूल प्रति मीटर क्यूब, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान होगा, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान आपको होगा। तो विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा घनत्व है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो ये हो जाएगा आपका एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन टफ पड़ेगी इसकी। तो घनत्व दिया है तो U/V प्रति मीटर क्यूब इतना दे दिया है। एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र, ई का मान निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना दे दिया 2.3। ये कैलकुलेशन में जाएगा बेटा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, माइनस का 10 इसका वैल्यू अपने पास है ऊर्जा घनत्व का, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, एप्सिलॉन नॉट का भाग लग जाएगा तो आएगा ई स्क्वायर, हमें निकालना ई तो अंडर रूट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, इसकी कैलकुलेशन आप एक बार जरूर करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है ना बेटा, उसको यूज करना है, अंडर रूट करना और फिर कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा आपका, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। समतापीय परिवर्तन हेतु आदर्श गैस द्वारा किस नियम का पालन किया जाता है। अच्छा बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ काम में आता है ना। मैंने कहा बॉयल, बॉयल यानी उबालना, उबालेंगे किस पे, टेम्परेचर पे। तो इससे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आइसोथर्मल यानी बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम काम में आ जाएगा आपका, बॉयल्स लॉ यानी बॉयल का नियम आपके काम में आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया यहां से, समतापी प्रक्रम में बॉयल का नियम। नेक्स्ट, एक्स किरणों की प्रकृति होती है, एक्स किरणों की प्रकृति होती है, एक्स किरणें किस प्रकृति की होती है बेटा। प्रकृति को लेकर मैंने 2-3 सवाल आपको बताए। देखो प्रकृति, कैसी प्रकृति का मतलब कहना क्या चाहता है, कैसे रिप्रेजेंट, अपने एक चार्ज को लेकर भी नेचर आता है। चार्ज, अगर चार्ज को लेकर प्रकृति पूछता है तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, उदासीन। क्या आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास चार्ज होता है, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कोई चार्ज नहीं होता, उनके पास कोई आवेश नहीं होता, तो हम कह सकते हैं न्यूट्रल है, उदासीन है। तो चार्ज को लेकर पूछे तो उदासीन बताएंगे। दूसरा, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश क्या है बताओ आप मुझे, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये जो प्रकाश चल के आता है ये किसके रूप में आता है आप मुझे बताएंगे बेटा, फोटोन के रूप में, पैकेट्स बोलते हैं उसको, बंडल बोलते हैं। और ये जब आके सरफेस पे गिरता है तो अपनी ऊर्जा किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जो प्रकाश है वो क्वांटम थ्योरी पे भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सेम होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका एक्स किरणें आती है, तो इसमें दोनों आ जाएगा, वेव नेचर भी आएगा और क्वांटम नेचर भी आएगा। देन अपन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर लगा दे, ठीक है। तो सी, वेव और क्वांटम दोनों लगाएंगे, सी ऑप्शन आपका, वेव और क्वांटम। जल्दी बताओ, फास्ट, क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग है बेटा, कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग है। और आपको मैं बता दूं, अनुदैर्ध्य तरंग वो होती है जिनके लिए माध्यम जरूरी होता है। और माध्यम में पहली चीज और बता दूं, माध्यम के साथ साथ
इनका कभी ध्रुवण नहीं होता, क्योंकि माध्यम तो इसमें भी आता है, तरंग में भी, डोरी में भी आता है माध्यम। तो माध्यम भी एक डोरी है, मतलब माध्यम की फॉर्म है जो डोरी के रूप में आ रहा है वहां पे, लेकिन इसका कभी ध्रुवण नहीं होता। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है उनका पोलराइजेशन नहीं होता। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि साउंड का कभी ध्रुवण नहीं हो सकता। साउंड और लाइट को अलग करने की ये ट्रिक है, मैं पहले भी ये सवाल करवा चुका हूं। प्रकाश और ध्वनि, है ना, इनको अलग कर सकते हैं वो केवल और केवल किससे बेटा? पोलराइजेशन से, ध्रुवण से। क्योंकि लाइट का पोलराइजेशन होगा, साउंड का नहीं होगा। इस ट्रिक का यूज करके इसको अपन अलग कर सकते हैं, इसको अपन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता। बेटा एफ नेट मैक्सिमम कब हो सकता है? आप मुझे बताओ। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो एफ मैक्सिमम कितना होगा? एफ मैक्सिमम कितना होगा? ये होगा 5 और 10 15 न्यूटन। अच्छा, मिनिमम कितना होगा? जब थीटा बराबर 180 होगा, 180 होगा तो ये माइनस होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम है। नहीं मैंने नहीं लाया, देखनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है। मैं देख के दे दूंगा आपको, अगर मिल जाएगी तो मेरी वाले देख के दे। 5 न्यूटन और 15 न्यूटन है ना, 5 और 15। अच्छा, मैक्सिमम है ये और मिनिमम है ये। मैक्सिमम और मिनिमम आपका 15 और 5, तो इनमें से कौन नहीं हो सकता? तो 5 और 15 में 12 आता है, हो सकता है। 8 आता है, हो सकता है। 5 आता है, हो सकता है। बीच में आ रहा है ये सब, ये तीनों बीच में आ रहे हैं। लेकिन ये तो 5 जो मिनिमम था उससे भी कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल आपका नहीं है, ये पॉसिबल आपका नहीं है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। अल्फा से में परिणामी नाभिक का आवर्त सारणी में विस्थापित होता है। अल्फा से अगर होता है, अल्फा का मतलब हो गया हीलियम नाभिक आपका होता है। हीलियम नाभिक मतलब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। तो 2 की कमी मतलब पीछे आएगा, 2 स्थान आगे नहीं, 2 स्थान पीछे चला जाएगा। 2 स्थान क्या चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। 2 स्थान कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपका सवाल, बेहतरीन सवाल आपका यहां से रेडी हुआ। बहुत बढ़िया। बताइए, है कितना स्कोर आपने किया यहां तक? बताइए एक बार फटाफट से, कितना स्कोर किया आपने? फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन बेटा